नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। आप सभी को पता है कि हमारी केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी और यूनिट नंबर सेकंड में हमने पार्ट बी को कर कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था कि अब हम पार्ट ए को कंप्लीट करेंगे और आज हम इस क्लास में पार्ट ए को भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है 2-5 सेकंड का, तो भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट ए। पाठ है हमारा जो आवर्त सारणी पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी और फिर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आधुनिक आवर्त सारणी पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आवर्त सारणी किसे कहते हैं। तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए उन्हें निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है और यह व्यवस्था ही आवर्त सारणी कहलाती है। ठीक है, तो तत्वों को एक निश्चित क्रम में जमाना ही क्या है, आवर्त सारणी। सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी मेंडलीव के द्वारा, तो उस आवर्त सारणी को हमने कह दिया है मेंडलीव की आवर्त सारणी। सर्वप्रथम मेंडलीव ने तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा गया। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी में जो तत्व थे उनको परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। और जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को जमाया गया है या क्रम में जमाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आवर्त नियम। आवर्त नियम क्या होता है? आवर्त में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी उससे संबंधित होते हैं। इससे ही क्या कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्ती नियम। ठीक है, उसके बाद अब इस आवर्त सारणी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है जो आपको दिख रही होगी, तो ये मेंडलीव की हमने ले रखी है पीरियोडिक टेबल। अब इसके जो गुणधर्म है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला गुणधर्म क्या दे रखा है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आप देख भी रहे होंगे कि हीलियम, फिर लिथियम, ये हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बढ़ते क्रम में बोरोन हो गया। तो उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर रखा है। ठीक है, सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं में व्यवस्थित किया गया है। ये हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी, ये भी हमारी क्षैतिज क्षैतिज। और ये जैसे ये वाली एक है, तो ये ग्रुप हो गए, वर्ग हो गए। वर्ग क्या है, ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो ये हो गई क्षैतिज रेखाओं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में व्यवस्थित किया गया है। पॉइंट नंबर 3 है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को 12 से 30 रेखाओं में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें बाद में 6 आवर्त में परिवर्तित कर दिया गया है। जो ये 36 रेखाएं थी उसको पहले 12 थी और बाद में इसे 6 में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को 15 ऊर्ध्वाधर खानों में विभाजित या बांटा गया था, जिन्हें बाद में 8 वर्गों में विभाजित कर दिया गया और ऊर्ध्वाधर खानों को ही वर्ग कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे पहले ऊर्ध्वाधर खाने कितने थे, पूरे 15 थे और 15 को बाद में किसमें कर दिया गया है, 8 ऊर्ध्वाधर रेखाओं में या वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। और फर्स्ट वर्ग जिसे हमने ए और बी में डिवाइड कर रखा है, सेकंड को भी ए और बी में डिवाइड कर रखा है, ऐसे पूरे को ही डिवाइड कर रखा है। परंतु 7 तक तो ए और बी में डिवाइड है, परंतु 8 व 3 3 में डिवाइड है, ए बी सी। ठीक है, इसमें डिवाइड है। तो वर्ग नंबर 1 से लेकर 7 ए व बी दो दो भागों में डिवाइड है। वो किसी भी वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। यानी जब आप जैसे फर्स्ट वर्ग में जाएंगे इस वाले में, तो हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, तो आप इन सबका जो गुण देखेंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। इस सभी के तत्वों के गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, उसके बाद उपयोगिता देख लेते हैं इसकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो इस आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को अध्ययन में आसानी हुई, यानी आवर्त सारणी में जो ये तत्व थे उनको याद रखने में जो डिफिकल्टी आती थी, एक एक तत्व को याद थोड़ी रखा जा सकता है। आवर्त सारणी के माध्यम से कि जैसे सोडियम पोटेशियम का देखना है कि यार ये एक ही वर्ग के हैं, तो इसमें याद रखने में क्या होगी, इसमें आसानी होगी, नहीं होगी कि पोटेशियम सोडियम एक ही वर्ग के हैं तो इनके गुणों में क्या होगी, समानता होगी। उसी प्रकार बेरिलियम मैग्नीशियम में देखेंगे
तो बेरिलियम मैग्नीशियम का भी क्या होगा, इनके गुण एक ही वर्ग में उपस्थित हैं तो इनके गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इसे याद रखने में आसानी हुई। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस आवर्त सारणी में केवल कितने तत्व, 63 तत्व ही उपस्थित थे और इस आवर्त सारणी में अनेक रिक्त स्थान रह गए और बाद में उन्हें वैज्ञानिकों को नए तत्वों की खोज करने के लिए प्रेरणा मिली। यानी जब शुरुआत में जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का बनाई थी, जब तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया था, तब केवल जो पृथ्वी पर उपस्थित 63 तत्व ही थे। तो उन्होंने 63 तत्वों को अपने परमाणु भार के आधार पर एक सारणी में रखा, उसे ही हमने क्या कहा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा, ठीक है। और इस सारणी की वजह से हमें तत्वों को आसानी रही याद करने में, क्योंकि इसके जो वर्ग थे उनमें रखने पर वो समान गुण प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है। तो ये समान गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद अब इसमें कुछ स्थान आपको खाली-खाली दिख रहे होंगे, ये जैसे खाली दिख रहे होंगे, ठीक है? तो इनसे जो वैज्ञानिकों का जो इस मेंडलीफ आवर्त सारणी के बाद जो वैज्ञानिक हुए, उनको प्रेरणा मिली कि कोई तत्व हैं अभी भी पृथ्वी पर जिससे कि उन्होंने खोजने की प्रेरणा भी मिली। अब इस आवर्त सारणी की बहुत सारी कमियाँ भी हैं, तो हम उन कमियों को भी देख लेते हैं। दोष या कमियाँ क्या हैं? इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परमाणु का स्थान निश्चित नहीं था, ठीक है। अब ऐसे तो इसमें दर्शा रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु यहाँ दर्शा रखा है, ठीक है। वर्ग नंबर 1 के जो 37 नंबर 1 है उसमें, परंतु इसका स्थान कुछ निश्चित नहीं था क्योंकि ये गैसीय परमाणु है, तो इसका निशान निश्चित नहीं था शुरुआत में मेंडलीव के अनुसार। तो इस ये फर्स्ट कमी थी। सेकंड कमी है, इस आवर्त सारणी में किसी तत्व के सभी जो समस्थानिक हैं एक ही स्थान पर रखा गया और इसके जो आइसोटोप थे, आइसोटोप का मतलब जानते हो कि इसके परमाणु भार तो क्या होगा, अलग-अलग होगा और इसके परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी। समस्थानिक क्या होते हैं, जिसकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। तो परमाणु संख्या समान है, तो उनको सबको एक साथ रखा गया क्योंकि ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसे तो परमाणु भार के आधार पर जमाया गया था। उसके बाद ये तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी में भी दिखेंगे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। अब ये आवर्त सारणी तो ये वाली थी, परंतु ये इधर लेंथेनाइड यहाँ है और एक्टिनाइड तत्वों को इसके बाहर रखा गया है आवर्त सारणी के, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है या कमी नंबर 4 क्या कहती है, इस आवर्त सारणी में आर्गन व पोटेशियम के पहले रखा गया, जबकि आर्गन का परमाणु भार कैसे अधिक होता है। यानी जब आर्गन और पोटेशियम में देखा गया तो आर्गन का परमाणु भार क्या है, अधिक है, जबकि आर्गन को के पहले रखा गया, जबकि आर्गन का परमाणु भार क्या है, ज्यादा है। तो ये इसकी एक कमी यहाँ भी दर्शाई गई है। अब आप देख सकते हैं कि आर्गन का जो परमाणु भार था वो 39.9 थे और पोटेशियम का भार देखेंगे तो 39.1 है। तो आप सभी को पता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी कहती है कि परमाणु भार जिसका कम है वो पहले आएगा और उसको और जिसका परमाणु भार ज्यादा है वो बाद में आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें दे भी रखा होगा कि पोटेशियम और जो आर्गन है वो इसमें कहाँ है, पोटेशियम और आर्गन के पोटेशियम के यहाँ है, ठीक है। और आर्गन कहाँ है, ये आर्गन। अब इसके पहले दे रखा है ना कि पोटेशियम इसको तो श्रेणी नंबर 3 में दे रखा है और पोटेशियम को 4 में दे रखा है। तो आर्गन के पहले रखा गए हैं किसको, पोटेशियम के पहले रखा गए हैं किसको, आर्गन को। तो ये भी इसकी एक कमी है, ठीक है। अब ये तो हमारी बात हो गई मेंडलीव की आवर्त सारणी की। अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा किस पर, आधुनिक आवर्त सारणी पर। तो सेकंड पढ़ेंगे हम आधुनिक आवर्त सारणी। इसका प्रतिपादन किया था हेनरी मोजले ने। तो ये हेनरी मोजले क्या है, सारणी या पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी से कहते हैं। इसके आधार पर जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर थी, कभी-कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ तो ना आए पर कंपटीशन में आ जाता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस क्रम या किस आधार पर है, परमाणु भार के आधार पर है या परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो आप लिखेंगे परमाणु क्रमांक पर, परंतु मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर है, ठीक है। आवर्ती नियम क्या कहेंगे, वहां आवर्ती नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परंतु यहाँ परमाणु क्रमांक पर हैं तो इनके गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे, ठीक है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक पर आधारित है तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे, ठीक।
अब इसके गुणधर्म पढ़ लेते हैं, गुणधर्म क्या है। अब आप थोड़ा बहुत इस पीरियोडिक टेबल के बारे में आप सब जानते होंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड है, ये हमारा यस ब्लॉक होता है, ये वाला यस ब्लॉक होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डी ब्लॉक होता है, और ये वाला 13 से लेकर 18 तक हमारा पी ब्लॉक होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक हो गया। तो इसके गुणकों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस आवर्त सारणी में तत्वों के उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर खानों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मिलकर 9 वर्ग बनाए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 18 हैं, 1 2 3 12 हो गए, ये 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। 18 वर्ग हैं। उसके बाद 1 से लेकर कितना है 7, प्रत्येक वर्ग को ए और बी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि 8 वर्ग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब इस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो पहले पहले हम देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि 1 से 7 तक ए और बी 2 तत्वों में विभाजित किया गया है, जिस प्रकार मेंडलीफ ने कर रखा था, और 8वें वर्ग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वर्ग 7 देख लेते हैं, और 8वां वर्ग है उसे शून्य वर्ग कहा गया है। 8वें वर्ग के बाद भी जो एक वर्ग था उसे शून्य वर्ग कहा गया था, ठीक है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को 7 आवर्त में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो 7 आवर्त 1 2 3 4 5 6 और 7 देख सकते हैं आप। आवर्त संख्या में डाल दूं तो यहाँ देख लिए, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा और ये 7वां आवर्त हो गया, ठीक है। अब इस फर्स्ट आवर्त में आप देखेंगे, ये वाला फर्स्ट आवर्त है, फर्स्ट आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। तो हमारे कितने तत्व हैं? केवल 2 तत्व हैं। उसके बाद सेकंड आवर्त में देखेंगे तो 8 तत्व हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम 2 तत्व यहाँ है। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां और 8वां, 8वां तत्व है, ये हमारे दूसरा आवर्त है। और इनके नाम भी दे रखे हैं। सबसे कम तत्व किसमें है? फर्स्ट आवर्त में, इससे इसलिए लघुत्तम आवर्त कहा गया है। उसके बाद 8 तत्व हैं थर्ड, सेकंड और थर्ड में, तो इससे कहा गया है लघु आवर्त। इन दोनों को लघु आवर्त कहा गया है। ये थर्ड वाला है, इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के आवर्त में देखेंगे तो 18 तत्व होंगे, और इसे दीर्घ आवर्त कहा गया है, क्योंकि ये लघु आवर्त 8 हो गए। उसके बाद आप 10 और बढ़ गए ना, 18 हो गए, तो इसे दीर्घ आवर्त कहा गया है। आप यहाँ से गिन सकते हैं कि वर्ग नंबर 1 से लेकर 18 तक सभी में तत्व हैं। तो ये सारे तत्व क्या हैं? 18 तत्व हैं। 18 और 5वें में भी कितने हैं? 18 तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है, 6 नंबर में 32 तत्व हैं। सर्वाधिक तत्व किसमें है? 6 नंबर के आवर्त में, तो इसे दीर्घतम दीर्घतम आवर्त कहा गया है। स्कैंडियम, बेरिलियम। उसके बाद लिथियम, ये वाले हो गए। और यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये लिथियम है, ये किसका? ये ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये यहाँ है, ठीक है। और स्कैंडियम ये भी यहाँ है, क्योंकि इसे यहाँ दर्शाया गया है कि ये इसके बाद का तत्व है और इसके बाद के तत्व है। जबकि जो हमारा ये ब्लॉक के तत्व है वो स्केडियम से शुरू होते हैं और थोरियम से शुरू होते हैं। यानी मैं इसे अगर मिटाना चाहूँ तो यहाँ से मिटा सकता हूँ, ये से, क्योंकि नाम दे रखा है ना, तो नाम आपको आसानी से याद रहे। जबकि जो हमारा ये ब्लॉक है वो 58 नंबर से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर है, उसमें 19 तत्व हैं, जिसे हम अपूर्ण तत्व कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं, ठीक है। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला तत्व देखेंगे तो यहाँ तक तो है, परंतु इसके बाद के जो ये तत्व हैं ये अभी तक पाए नहीं गए हैं, और इस वजह से इसे अपूर्ण तत्व कहा गया है। इसमें टोटल 118 तत्व दिए गए हैं, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण या इसके उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग देख लेते हैं। फर्स्ट उपयोग क्या दे रखा है? इस आवर्त सारणी में तत्वों को अनेक परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, अतः एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण एक समान होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है। जैसे कि आप देखेंगे तो स्केडियम, बेरिलियम, तो इस आप सभी में देखेंगे तो ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं। और एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्व, जैसे आपने इसमें देखा होगा जो हेलोजन तत्व होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है।
तो इसमें इनके सबके तत्वों के क्या है, परमाणु क्रमांक एक ही वर्ग में उपस्थित है और इनके आप जो गुण देखेंगे तो वो सभी गुण भी एक समान दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के सभी के गुण थोड़े-थोड़े समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस आवर्त सारणी के सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन अधिक आसान हो गया। आवर्त सारणी जब मेंडलीव की थी तो उसमें तो 63 तत्वों को ही जमा रखा था, तो उसमें जो अध्ययन था, अब तत्व बढ़ते गए तो उसे अब आवर्त सारणी में जो परमाणु भार था उसके आधार पर जमाना संभव नहीं था, तो उसको हटाकर हमने परमाणु क्रमांक के आधार पर इस आवर्त सारणी को देखा। तो अब इसे और आसानी से याद रखा गया, तो इसे आधुनिक आवर्त सारणी को अभी वर्तमान में यूज लिया जाता है। ठीक है, अब इस आवर्त सारणी की थोड़ी कमियां देख लेते हैं कि कमियां क्या हैं। जिस प्रकार कमियां हमने मेंडलीव की में देखी थी, तो इसकी में भी देख लेते हैं कमियां या सीमाएं। तो कमियां सीमा के दोनों के नाम से आ जाते हैं क्वेश्चन कि मेंडलीव की, जिसे मेंडलीव की लिखो या फिर आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां लिखो या कमियों की जगह सीमाएं बदल। तो फर्स्ट कमी क्या थी, इस आवर्त सारणी में भी जिस प्रकार मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन परमाणु का स्थान निश्चित नहीं था, उसी प्रकार यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक निश्चित नहीं है। प्रथम, चौथवें या 17वें ऊर्ध्वाधर खानों में ये चला जाता है, वर्ग में चला जाता है। ठीक है, इस आवर्त सारणी में लेंथेनाइड, एक्टिनाइड तत्वों को बाहर स्थान दिया गया। जिस प्रकार स्थान किसको दिया गया था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी लेंथेनाइड, एक्टिनाइड को बाहर ही रखा गया था। यहाँ नोट दिया गया है, अब उस नोट को देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट में क्या दिया गया कि रे व वर्नर के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक विभाजित किए गए हैं और इसे आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप माना या दीर्घ रूप नाम दिया गया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसके जो हमारी आवर्त सारणी है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारा एस ब्लॉक है, फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग दिए गए हैं, और 3 वर्ग से लेकर 12 वर्ग तक हमने इसको डी ब्लॉक में, और ये 13 से लेकर और 18 तक ये हमने पी ब्लॉक में, और जो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड तत्व है उसको ए ब्लॉक में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और देख लेते हैं अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को, जो हमारे 4 ब्लॉक दिए गए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक ऐसे तत्व जिनका अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब जो ये ब्लॉकों के नाम दिए गए हैं, जो भी आपको जैसे एस ब्लॉक में जो भी तत्व आपको दिखाई देगा, उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वह हमेशा एस उपकोष में जाएगा। हमने पढ़ा था कि 4 उपकोष होते हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, अब पूरा जो इसका मामला टिका हुआ है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन पर टिका हुआ है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पर, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि एस कक्षा में जाता है तो वह एस ब्लॉक का तत्व होगा। जैसे सोडियम में देखेंगे तो सोडियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, आप देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के पास, तो 11 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये होगा। और जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये कौन से उपकोष में है, तो एस उपकोष में है, और एस उपकोष में होने की वजह से इसे एस ब्लॉक के तत्व में रखा गया है। उसी प्रकार यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन पी वाली उपकोष में जाता है तो वह पी ब्लॉक का तत्व होगा। यदि डी ब्लॉक वाले में जाता है तो वह डी ब्लॉक का तत्व होगा। और यदि यह एफ में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, एफ उपकोष में, तो ये कौन से होंगे, एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। ठीक है, तो इस पर ये आधारित है। उसके बाद यस ब्लॉक के तत्वों को फर्स्ट ए व सेकंड ए दो समूह में विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ये भी लगा रखा है कि जो फर्स्ट है और सेकंड ए, वर्ग नंबर ए, वर्ग नंबर 2, जिसमें वर्ग नंबर ए को क्या गया है फर्स्ट ए, और वर्ग नंबर 2 को दिया गया है सेकंड ए के नाम से। तो फर्स्ट ए के तत्वों को देख लेते हैं। फर्स्ट ए के तत्वों में इन तत्वों को सारी धातु कहते हैं, यानी जो फर्स्ट ए के वर्ग के सभी तत्व होंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, स्केडियम हो गया, फ्रेडियम हो गया, तो फ्रेंसियम, ये सभी तत्व क्या होंगे, एक वर्ग में उपस्थित हैं, तो इनके गुण भी समान होंगे। और इन सभी तत्वों को फर्स्ट, थर्ड, 11, 19, 37, 55 और 87
इन सभी को क्या कहते हैं हम, क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया गया है कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, यानी इसके सभी जो S वाले में प्रवेश करेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन वह S1 होगा, और ये N मैंने आगे क्या लिख रखा है कि NS1 लिख रखा है। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम S1 होगा, और जो N है वो जैसे यहाँ थर्ड वाली क्या थी कक्षा, तो थर्ड वाली कक्षा है, N का मान यहाँ क्या है 3 है सोडियम के लिए। अब पोटेशियम के लिए ज्यादा होगा, रुबिडियम के लिए और ज्यादा होगा, तो N का मान उसके अनुसार होगा, परंतु लास्ट में S1 होगा। ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यह सभी धातुएं +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, जिस प्रकार सोडियम। अब यहाँ से एक तत्व याद रख लीजिए आप, जैसे सोडियम रख लीजिए। अब आप सोडियम में देखेंगे कि 3S1 आता है तो NS1 लिख दिया, सारी धातु है। उसके बाद +1 ऑक्सीकरण Na+ दर्शाता है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। उसके बाद यह धातुएं नर्म मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जिस प्रकार सोडियम भी मुलायम धातु है। ये तो आपने हमेशा मास्टर बताते हैं कि सोडियम एक मुलायम धातु है, इस चाकू से काटकर हम पानी में फेंक देते हैं, पानी में धमाका होता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। तो एक धातु की याद करके इन चारों पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है, यह धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, अतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रखा जाता। सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि इसे सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इसे क्या करते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। जैसे सोडियम को भी हम डुबाकर किसमें रखते हैं, केरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखते हैं। अब उसके बाद सेकंड वर्ग को देख लेते हैं। सेकंड वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, जबकि जो फर्स्ट वर्ग थे वो क्षारीय धातु थे, ये क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, मृदा बीच में आ गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो NS2 होगा, जिस प्रकार इसका था तो NS1 था, जबकि इसका क्या होगा, NS2 होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ मैग्नीज को ये रख लीजिए, इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो NS2 होगा। जैसे 12 नंबर पे आता है और 12 नंबर का देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होगा। तो S2 आ गया। ठीक है, और 3 की जगह N लिख दिया। ठीक है। उसके बाद ये सभी तत्व हमारे क्या है, क्षारीय मृदा तत्व है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक के तत्व ऐसे तत्व जिनका अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, पी ब्लॉक कहलाता है, या पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें भी जिस प्रकार वर्गों के नाम दिए गए थे, तो इसमें भी दिए गए हैं। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, और लास्ट वाली जो निष्क्रिय गैसें हैं उन्हें शून्य वर्ग का नाम दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए और एट्थ ए, या इसे शून्य वर्ग भी हम कह देंगे। ठीक है, 18 वाले को, क्योंकि ये निष्क्रिय धातु है। अब इसका एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, ये हो जाएगा, हो गया। उसके बाद ये देख लीजिए, पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक की धातुएं में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। आप सभी को पता होगा कि इसमें धातु उपधातु भी हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलिरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो ये सब क्या है, हमारी उपधातुएं हैं। उसी प्रकार ये धातु हो गया, ये उपधातु हो गई। इसमें सभी तीनों हैं, धातु, उपधातु और अधातु, तीनों तत्व आते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो NS2Np16 होता है। अब मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है NS2Np1 से लेकर 6 तक, क्योंकि जो भी पी उपकोष होगा, पी उपकोष में आप सभी जानते हैं कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। तो जैसे मान लो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो NS2 NP1 होगा, किसी का NP2 होगा, NP3 होगा, तो 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है कि फोर्थ ए वर्ग में आप देख सकते हैं, फोर्थ ए वर्ग था क्या, 6 ए, सॉरी 6 ए वर्ग में ऑक्सीजन, ये हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ठीक है,
तो इन सभी धातुओं के तत्वों को अयस्क बनाने के लिए प्रकृति में या प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, इनसे अयस्क बनाए जाते हैं, अतः इन्हें चौलकोजन तत्व भी कहा जाता है। तो ये नाम भी आ जाता है, या फिर हम यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट इस पर कंपटीशन एग्जामों में कि चौलकोजन तत्व हैं उनमें से चूज कीजिए। तो ये चारों आपको अगर पांचों पॉइंट याद होंगे या पांचों तत्व याद होंगे तभी आप चूज कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा 3 और चौलकोजन तत्व नहीं है, जिससे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर इन 5 याद रहेंगे तभी तो चौथे को हेर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर में जो 7th ए वर्ग के तत्व हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हेलोजन तत्व कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि यह धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाने में अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी वजह से इन्हें हेलोजन तत्व कहते हैं। ठीक, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है हमारा शून्य वर्ग, जैसे हम निष्क्रिय गैसें कहते हैं। ठीक, विन्यास पूर्ण पूरित होने के कारण। अब इसे हेलोजन क्यों? क्योंकि इसका जो मैंने आपको बताया था एक पॉइंट कि जो एक तो पूर्ण पूरित, एक अर्धपूरित, अधिक स्थायी होते हैं, और अधिक स्थायी होने की वजह से वह अपने स्थायित्व को समाप्त नहीं करना चाहते, इसलिए वह अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। और क्रिया नहीं करते हैं, वही कारण यहाँ है, जो हमारी निष्क्रिय गैसें होती है उनका जो कोश है या उपकोश है वह पूर्ण पूरित होने की वजह से वो दूसरों के साथ क्रिया करना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से उसे निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। अधिक स्थायी होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति निष्क्रिय रहते हैं, अतः इन्हें निष्क्रिय या अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। ये पी ब्लॉक के तत्व हो गए हमारे। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डी ब्लॉक के तत्वों पर। तो डी ब्लॉक के तत्वों में क्या है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर लें? ग्रीन वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व, तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी में, डी उपकोष में जाएगा, n माइनस डी उपकोष में जाता है और डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? n माइनस वन डी, वन से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2 तक। आप सभी को पता है कि डी वाले उपकोष में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख रखा है 1 से 10 तक के। ठीक है, एस में 1 से 2 आ सकते हैं, तो 1 से 2 लिख रखा है। ठीक है, वर्ग नंबर देखेंगे तो वर्ग नंबर थर्ड बी, थर्ड फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ, एट बी, नाइन्थ, ये ऐसे लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं फर्स्ट ए और सेकंड बी, फर्स्ट ए सेकंड बी 11वां और 12वां है। ठीक, उसके बाद कहाँ तक दे रखा है? ये 7th ए तक, 7th बी, उसके बाद 8वां, 9वां और 10वां उसको 8th वर्ग में रखा गया है। 8 नाम ही दिया गया है केवल, जिसमें 8वां वर्ग भी है, 9वां वर्ग भी है और 10वां वर्ग भी रखा गया है। आवर्त देख सकते हैं, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये सभी वर्ग आवर्त दिए गए हैं। 5वां, छठवां, 7वां और 8वां, नहीं 7वां, ये तो हमारा चौथा हो गया, 5वां हो गया, छठा हो गया और ये 7वां वर्ग हो गया। तो ये हमारे आवर्त हो गए और ये हमारे वर्ग हो गए। ठीक है, सॉरी मैंने वर्ग बोल दिया था कि चौथा, 5वां, छठवां, 7वां आवर्त हैं और ये हमारे क्या है? वर्ग हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसके गुण देख लेते हैं। इन तत्वों के संक्रमण तत्व भी इसे कहा जाता है। और संक्रमण तत्व ऐसे डी ब्लॉक ब्लॉक तत्व जिनके मूल अवस्था में संयोजी डी उपकोष इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो मूल अवस्था में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह डी उपकोष में जाएंगे। यदि डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा नहीं हो, जिसे डी में पूर्ण रूप से भरने के लिए इसमें 10 होने चाहिए, परंतु यदि 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो वह क्या होगा? संक्रमण तत्व होगा। जैसे D9 है तो D9 में भी क्या होगा? ये संक्रमण तत्व होंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सामान्य रूप से पूछा जाता है कि जो जिंक के Cd है और जो हमारा एल्यूमिन ये क्या है? मरकरी Hg, तो संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? आप सभी को पता होगा। तो ये देख लिए, यहाँ पूर्ण पूरित आप देखेंगे कि जब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे तो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब आप देखेंगे तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वह 3d10 होगा, और जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये संक्रमण तत्व में नहीं होते हैं, या डी क्या हो गया? पूर्ण पूरित हो गया। और पूर्ण पूरित होने की वजह से हमने जो संक्रमण तत्व की परिभाषा देखी थी कि उसमें जो डी उपकोष है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन से पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ डी क्या है? पूर्ण पूरित हो गया, तो ये हमारा संक्रमण तत्व नहीं रहेगा।
उसी प्रकार स्केडियम में देखेंगे और उसी प्रकार मर्क्यूरी में देखेंगे तो आपको जो ये डी वाला उपकोष होगा उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पूर्ण पूरी भरा होगा। इस वजह से इनको संक्रमण तत्वों में नहीं रखा गया है। किस किस को? जिंक को, स्केडियम को और मर्क्यूरी को। ठीक है, उसके बाद एफ अवलोकित तत्वों पर डिस्कस कर लेते हैं। एफ अवलोकित तत्व क्या है? जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एफ में। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोष में जाता है, एफ अवलोकित तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे कि एफ ब्लॉक, तो एफ उपकोष होता है। एफ उपकोष में हम सब जानते हैं कि 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये हमारा लिख दिया हमने n-2, क्योंकि डी वाले उपकोष कक्ष से एक कम होता है तो n-2, n-1, और यस में डी से एक कम होता है तो n-1 लिखा है। ठीक है, अभी n यहाँ n-1 है, n-2 है। अब आप सभी को पता होगा कि यस उपकोष क्या होगा? n-1 कम होता है डी, और एक डी से एक कम होता है एफ, तो n-2 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद इसमें अंतिम 3 कोष इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे नहीं होते, अतः यह ब्लॉकी तत्वों को उप उपांत तत्व भी कहा जाता है। क्योंकि इसका जो अंतिम 3 कोष होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे नहीं होते हैं, उसे एफ ब्लॉक के तत्वों को उप अंत उपांत तत्व भी कहा जाता है, या अंत संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यह तत्व आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि मैंने जो आवर्त सारणी ले रखी थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये संक्रमण तत्व हैं। कौन से? मैं यहाँ कौन सा कलर लूँ जिससे आपको स्पष्ट नजर आए? ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए जो ये हमारा ये तत्व है, ये किस में है? ये हमारा किस में भाग आ रहा है? ये तो हमारे संक्रमण तत्वों में आ रहा है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के ही तो तत्व हैं, और डी ब्लॉक के क्या है? संक्रमण तत्व। इस संक्रमण तत्वों में आ रहा है, परंतु ये संक्रमण तत्वों से क्या है? सारणी से बाहर रखा गया है, अतः इसे हम अंतर संक्रमण तत्व कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इधर, और ये क्या है? अब हमारा कुछ लास्ट है पेज। ठीक है, तो अब ये हमारे एफ ब्लॉक के तत्व भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को, जो सारणी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो लेंथेनाइड तत्व फर्स्ट, ऐसे तत्व जिनका अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में भरा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि लेंथेनाइड में 14 तत्व दिए गए, यहाँ से तो शुरू है नहीं, ये तो उस सारणी का भाग है। ठीक है, मैंने आपको वहां बता दिया था कि ये तो इसका भाग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने तत्व हैं? 14। और एफ में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1 से लेकर 14 तक। तो 4f ये कंपल्सरी है, या ये निश्चित है कि जो भी ये वाली लाइन है, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f में जाएगा। जो ये होगा तो इसका क्या होगा? 1 वाला होगा, ये वाला होगा तो इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 3 होगा, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, ऐसे इसके लिए इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं। अब इसमें देखिए जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में होगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सीरियम से लेकर कहाँ तक? लूथियम तक तत्व सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यहाँ से सीरियम से लेकर लूथियम तक होंगे। यह प्राय +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अतः इन्हें प्रथम इलेक्ट्रो अंत संक्रमण श्रेणी तत्व भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये तो सब सामान्य डिस्कशन है। ये यहाँ सीरियम से लेकर लूथियम तक होंगे, और जो संक्रमण तत्व हैं ये फर्स्ट संक्रमण तत्व की सारणी से कहेंगे, और ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं, इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये वर्ग नंबर 3 में आते हैं और आवर्त नंबर 6 में जाते हैं। ठीक है, देखिए वर्ग नंबर 3 में होंगे और आवर्त नंबर किस में होंगे? इसके थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखिए आप, अब इसको कैसे दिखाऊं मैं? ये ब्लैक से आप ये देखिए, ये हमारा क्या है? वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 3 में आएंगे और आवर्त नंबर 6।
6 वाला आवर्त हो गया, तो इसमें आएगा ये वाला। उसके बाद वर्ग नंबर 3 के ही आवर्त नंबर 7th में आएगा ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेंथेनाइड हमारे वर्ग नंबर 3 में आएंगे और आवर्त नंबर 6 में आएंगे, जबकि एक्टेनाइड होगा वो वर्ग नंबर 3 के ही आवर्त नंबर 7 में आएंगे, ठीक है। ये हमारे लेंथेनाइड हो गए। उसके बाद हम एक्टिनाइड को देख लेते हैं। तो एक्टिनाइड में क्या क्या दर्शाया गया है या क्या क्या दिया गया है। ऐसे तत्व जिनका अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन 5f में होगा। अब यहाँ भी उसी प्रकार थोरियम का होगा तो 5f1, ठीक है। प्रोटेक क्या नाम है इसका, तो इसमें देख लेंगे आप, नाम जो भी हो, ऐसे कुछ भी काम नहीं रहता है नाम हमसे। तो अभी सारणी कहाँ याद कर रहे हैं बेटे, ठीक है। तो 4f2 ये इसमें देख लेंगे 4f, ये 5f3, 5f4 ऐसे करके 5 इसके लिए 5f14 होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से एक्टिनाइड शुरू होंगे, तो ये थोरियम 90 से शुरू होकर लुरेंशियम कहाँ तक जाता है 103 तक जाते हैं, ठीक है। वर्ग नंबर 3rd बी में आते हैं और आवर्त नंबर 7th में आते हैं। अब इसमें थोड़ा यह याद रखना रहता है कि शुरुआत का तत्व और लास्ट का तत्व याद रखिए, और इसमें भी शुरुआत का और लास्ट का तत्व याद रखना है, ठीक है। और ये सामान्य चीजें तो आपको 3rd के 6 में और 3rd के 7th में याद रखना है, नॉर्मल बात है। उसके बाद 3rd पॉइंट क्या दिया गया है, इन्हें द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी तत्व भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ये था, सेकंड वाला ये था। उसके बाद प्राय सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव व विषैले होते हैं। ये सभी आप देखेंगे तो इसके जो ये है जिसे अपूर्ण आवर्त भी कहा गया था, क्योंकि 7th वाला है, 7th वाले में पूर्ण, तो ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, और विषैली गैसें होती हैं। उसके बाद 5 नंबर में देखेंगे तो इन्हें अति भारी तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अति भारी तत्व कहने का मतलब है इसका जो परमाणु भार होते हैं, परमाणु भार होंगे जो परमाणु भार बहुत ज्यादा होते हैं, और इसे अति भारी तत्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो 92 नंबर पे है, 92 नंबर पे यूरेनियम है, और यूरेनियम के बाद के सभी तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम के बाद आ रहे सभी तत्व परा यूरेनियम होंगे, ठीक है। तो यूरेनियम के बाद आ रहे हैं इसलिए इसे परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो यूनिट नंबर 2 थी, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट नंबर जो 2 थी, उसका पार्ट नंबर बी हमने कल कंप्लीट कर दिया था, और पार्ट नंबर ए को हमने आज कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही सिंपल पार्ट था ये, पार्ट नंबर ए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ लेनी है, तो अभी लास्ट क्लास थी, तो ये लास्ट क्लास होने की वजह से अब इसकी जो ये हमारे नोट्स हैं, ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।